-31 kg, ठीक है। देन चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, सीजीएस यूनिट 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम या फिर 1/10 एप कूलम, ठीक है। देन डायमेंशंस फॉर चार्ज I1T1, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। देन हिस्ट्री में पहले थैलस, एम्बरफर, उसके बाद गिलबर्ट, देन फ्रैंकलिन, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, लाइक चार्ज, रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्ज, अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है। देन चार्जिंग का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसलिए द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास कम होगा एज दैट ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। उसके बाद में चार्जिंग की प्रोसेसेस, फर्स्ट वन फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फील्ड इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एंड थर्मो आयोनिक इमिशन, जिसमें से चार्जिंग बाय इंडक्शन में नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। उसके बाद में चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्जेस आर एडिटिव, कंजर्वेटिव एंड क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड मतलब Q इक्वल्स टू एनी। देन टाइप्स ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड किसके बेस के ऊपर, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लार्ज नंबर तो, अगर है नहीं तो है लेकिन कुछ काम की नहीं मतलब मॉडरेट है तो सेमी कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद में कूलम्स लॉ, दैट इज 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म चाहिए तो क्या करना है, आर कैप से मल्टीप्लाई करना है, F12 है तो आर कैप 21, F21 है तो आर कैप 12, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में गिवन है तो क्या करना पड़ेगा, 12 के लिए 12, 21 के लिए 21, मतलब कि 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये किसके लिए, F12 वेक्टर के लिए। उसके बाद में अगर नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्टिंग इन द स्पेस है तो नेट फोर्स इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ईच चार्ज इफ इट वाज प्रेजेंट अलोन, यानी F नेट वेक्टर इक्वल्स टू बनेगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर अप टू, एंड प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार 2 फोर्सेस लेने पड़ेंगे एंड उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, अरे माझा आवाज कमी तुमचा का कमी है, ठीक है। कैसे, रिजल्टेंट रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन 2 फोर्सेस। जैसे कि अगर 3 वर्टाइसेस पे 3 चार्जेस प्लेस किए, मैग्नीट्यूड इक्वल है तो एनी वन चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स, अगर 2 चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, एक का डिफरेंट है, जिसके डिफरेंट है उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहे तो भी, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड मतलब पोलैरिटी सेम थी उसके ऊपर अगर कैलकुलेट करना है तो R इक्वल्स टू डायरेक्ट F। वही केस अगर स्क्वायर के 4 वर्टेक्स के ऊपर 4 चार्ज प्लेस किए तो F इन ब्रैकेट ऑफ √2 + 1/2, ठीक है। एंड उसके बाद में हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, मैकेनिक्स से रिलेटेड कोई कंसेप्ट दी है तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन फोर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कोई चार्ज है और वो फ्री फॉल नहीं हो रहा है, कहीं पे स्पेस में रेस्ट में, मतलब क्या हो रहा है, उसका जो वेट होगा mg, उसको बैलेंस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो बनेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू mg। 2 चार्जेस सरफेस के ऊपर प्लेस किए, रिपल्सन से वो मूव नहीं हो रहे और हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, म्यू mg मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके सिमिलर अगर कोई चार्ज सेंटर में है एंड उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से दूसरा चार्ज अगर सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है तो वहाँ पे लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, पीरियोडिक टाइम कुछ भी कैलकुलेट करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको इक्वेट करना पड़ेगा। जैसे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन R mr ओमेगा स्क्वायर या फिर m इंटू वी इंटू ओमेगा करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से वेरियस एप्लीकेशंस देखे थे रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। उसमें अगर स्ट्रिंग को चार्ज कनेक्ट करके देते हैं और वो SHM परफॉर्म कर रहा है तो SHM का पीरियोडिक जनरली होता है 2π√L/g, लेकिन अगर बॉब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड जा रही है तो क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा QE/m ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए 2π√L/g माइनस QE/m। वही इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होती तो प्लस QE/m, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होती तो g स्क्वायर प्लस QE/m का स्क्वायर रेज टू 1/2। ये टर्म हमें g इफेक्टिव मतलब नेट एक्सेलरेशन की जगह पे प्लेस करनी पड़ती, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रिंग को अगर सिंगल बॉब कनेक्ट किया है एंड दोनों बॉब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं तो उस केस में क्या होता है,
mg बैलेंस्ड बाय t cos थीटा एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय t sin थीटा। तो अकॉर्डिंगली फिर हमें tan थीटा इक्वल्स टू मिलता है Fe बाय mg। उसके ऊपर से जो भी अननोन होगा, फिर सेपरेशन अननोन है, मास अननोन है, चार्ज अननोन है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कूलम्स लॉ एंड उसके एप्लीकेशन खत्म करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया था, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप्स यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड रेडियल, ठीक है। एंड उसके बाद में आती है एक वेक्टर क्वांटिटी विच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट, जिसको हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। कैसे डिफाइन किया था? फोर्स पर यूनिट चार्ज डिनोटेड बाय ई, गिवन बाय ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, या फिर 1/4π इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वी अपॉन डी। उसके अकॉर्डिंग ऐसे यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद पेंडुलम की केस हो गई। देन अगर चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। उसको अगर एम ए के साथ इक्वेट करेंगे तो एक्सेलरेशन बनेगा क्यू ई बाय एम, वेलोसिटी बनेगी क्यू ई बाय एम इंटू टी, लीनियर मोमेंटम बनेगा क्यू इंटू ई इंटू टी, काइनेटिक एनर्जी क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ यम। और जब भी अगर इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो रिटार्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज होता तो एक्सेलरेट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो रिटार्ड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो, एंड हर बार एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड होगा क्यू ई बाय एम, ठीक है। उसके बाद देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज मैग्नीट्यूड एज वेल एज, जैसे अगर चार्ज परपेंडिकुलर आएगा तो इट विल फॉलो पैराबोलिक पाथ, बट मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन देखने के लिए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। पहले आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ डिनोटेड बाय लैम्बडा, गिवन बाय लैम्बडा इक्वल्स टू SI यूनिट कूलम पर मीटर। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर बोला तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू रिंग अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द रिंग है तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। उसमें अगर एक्स को 0 पुट करेंगे, मतलब सेंटर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो 0, अगर डिस्क के एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट दिया है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब एक्स अपॉन रूट ऑफ। उसके बाद में चार्ज रॉड दिया है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, उसके सराउंडिंग में नियर बाय मतलब अलोंग एक्सिस अलोंग लेंथ अगर पॉइंट नहीं है, बाजू में पॉइंट है, तो वहाँ पे इंटेंसिटी बनेगी लैम्बडा अपॉन 4πε0 इंटू आर ब्रैकेट ऑफ साइन अल्फा प्लस, लेकिन अगर पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो अल्फा बीटा बिकम्स यानी कि लैम्बडा अपॉन 2πε0 इंटू आर इंटू साइन थीटा। अगर लेंथ इनफाइनाइट है तो थीटा विल बी 90, एंड इन जनरल फॉर्मूला जो हमें एक्चुअल में यूज करना है वो बनेगा लैम्बडा अपॉन 2πε0 इंटू आर। हम 2/2 से मल्टीप्लाई करके उसको बना देंगे 1/4πε इंटू 2 लैम्बडा अपॉन आर, यानी कि सिम्प्लिफाइड फॉर्म होगा 2k लैम्बडा अपॉन आर। हाच एक फॉर्म्युला आपल्याला प्रत्येक ॲप्लिकेशनमध्ये किंवा एक्झाममध्ये येणाऱ्या क्वेश्चनमध्ये यूज करायचं, फक्त आला कसा यासाठी बाकी स्पेशल केसेस आहे। तेवे स्टँडअप अगर कोई पॉइंट उस चार्ज रॉड के नियर वन ऑफ इट्स एंड है, लैम्बडा अपॉन 4πε0 इंटू आर, वेरी गुड, सिट डाउन। उसके बाद में अगर एक्सिस के ऊपर पॉइंट दिया है चार्ज रॉड के तो क्या होगा के लैम्बडा यल अपॉन ए इन ब्रैकेट। उसके बाद में अगर सर्कुलर आर्क है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है तो उसके सेंटर में अगर हमें इंटेंसिटी चाहिए तो 2k, इसलिए पूरी सर्कुलर कॉइल है तो 0, सेमी सर्कुलर कॉइल है तो 2k लैम्बडा अपॉन आर। अगर 1/4 है 1/4 ऑफ कॉइल दिया है तो √2 टाइम्स ऑफ k लैम्बडा अपॉन आर, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन पढ़ने के बाद आगे देखा था स्फीयर। अगर स्फीयर सॉलिड है तो आउटसाइड एंड सरफेस पे, स्फीयर हॉलो है तो भी आउटसाइड एंड सरफेस पे आर स्क्वायर, लेकिन कहाँ पे सरफेस के ऊपर है तो कैपिटल आर स्क्वायर, बाहर है तो स्मॉल आर स्क्वायर।
इनसाइड अगर सॉलिड स्पेयर बोलेंगे तो आर डैश बाय कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करेंगे, इनसाइड अगर हॉलो स्पेयर चाहिए तो 0। इन टर्म्स ऑफ सिग्मा बोला है तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। वही अगर सिलेंडर की केस होती तो अगेन वही इन जनरल वाला फॉर्मूला, वो वायर सिलेंडर रॉड इसके लिए एप्लीकेबल है, केबल के लिए भी एप्लीकेबल है। क्या होगा, लैम्बडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी कि 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू 2 लैम्बडा अपॉन, यानी कि 2 के लैम्बडा अपॉन आर। ठीक है, वही अगर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा चाहिए तो सिग्मा कैपिटल आर अपॉन इप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर। ठीक है, तो ये वेरियस एप्लीकेशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है इलेक्ट्रिक। शांत बसायचं नाही, तुम्ही बोला, तुमच्यासाठी रिव्हिजन चालू आहे रोज, कळालं ना? मला आठवत नाही, मला प्रिपेअर करायचं आहे म्हणून मी तर बडबड करत नाही, हे सगळं रोज डोकं चालू झालं पाहिजे, वॉर्मअप असतं हे। बसता आपले मठ्ठसारखे, काय झालं, कशा लवकर उठलो, हे झालं ते झालं, हे बोलायचं ट्राय करा जेवढं आठवत असेल ते, आणि जे आठवत नाही याचा अर्थ आपलं ते प्रिपेअर झालेलं नाही आहे, ब्रेनमध्ये इमेज नाही आहे, ते नोट डाऊन करा आणि घरी जाऊन तोच पार्ट आपल्याला प्रिपेअर करायचं आहे हे सांगा। कारण लक्षात घ्या, जोपर्यंत इलेक्ट्रोस्टॅटिक सुरू आहे तोपर्यंत मी हे रिवाइज करणार। एकदा इलेक्ट्रो संपला, पोटेंशियल संपलं, कैपेसिटर संपला, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो जाएगा तो मैं ये रिवाइजन नहीं करूँगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे स्टार्ट में भी हम डायमेंशंस में यही करते थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, उनके डायमेंशंस। अब करते हैं क्या, मग हे पुढचे 21 डेज सगळ्या कन्सेप्ट एवढ्या बॉम्बार्डमेंट करायचे आपल्याला की ब्रेनच्या परमनंट मेमरीमध्ये ते स्टोअर झालं पाहिजे, म्हणजे ब्रेनची इच्छा झाली तरी पण ते डिलीट नाही झालं पाहिजे। पण तुम्ही नुसते मट्टसारखे ऐकत बसले आणि दुसराच विचार करत बसले तर माझीच बडबड व्यर्थ होईल, कळालं ना? बोला, ट्राय करा, जे आठवत नहीं है ते आपलं प्रिपेयर नहीं, घरी जाऊन त्याला वेळ देऊन प्रिपेयर करा। ठीक है, एंड ये टॉपिक जब तक पढ़ा रहा हूँ मैं तब तक ही प्रिपेयर होगा, नहीं तर एकदा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता प्रिपेयर करू नका, एंड आफ्टर 15 to 20 डेज ओपन करके देखो, मॉड्यूल ओपन करके देखो, फिर समझ में आएगा इलेक्ट्रो क्या है ना? लोग एडिया नहीं है, 80% लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन नहीं आता है। जो नीट एंड जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक सेक्शन डायरेक्ट ऑप्शन में होता है, पूरा फिजिक्स करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रो से लेके एसी सर्किट तक टॉपिक प्रिपेयर न करने वालों के नंबर्स मोर दॅन 80% आहे, लक्षात घ्या। आणि हे असेच सेक्शन असतात, हे स्पीड ब्रेकर आहे बाकीच्यांसाठीचे, जिथं आपला स्कोर इम्प्रूव्ह होऊ शकतो। चलो आगे, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है डायपोल? मतलब सिस्टम ऑफ टू इक्वल चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन पोलैरिटी सेपरेटेड बाय सर्टन डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल की डायपोल मूवमेंट क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन डिनोटेड बाय P गिवन बाय P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। ऐसा यूनिट बनेगा कूलम इंटू वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। उसको अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स, लेकिन टॉर्क होगा PE, रोटेट करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा PE, वर्क डन करने से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी माइनस ऑफ θ0, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम θ180। तो वही डायपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एक्ट होने वाला फोर्स P इंटू डी बाय dx। ठीक है, देन इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल P अपॉन आर क्यूब इन ब्रैकेट 1 इन रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। पॉइंट एक्सेस के ऊपर है तो 2P अपॉन आर क्यूब, पॉइंट इक्वेटर पे तो P अपॉन आर क्यूब, मतलब E अलॉन्ग एक्सेस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E अलॉन्ग इक्वेटर। ठीक है, उसके बाद में अगर सेम कंसेप्ट हम देखेंगे रिलेटेड टू डायपोल, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, उसके बाद SHM परफॉर्म करेगा तो SHM का पीरियोडिक टाइम 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन PE। स्वप्नील स्टैंड अप, व्हाट इज I? कोणाचा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बरोबर आहे, बट कोणाचा घ्यायचा? आलाच क्वेश्चन, कॅल्क्युलेट पीरियोडिक टाइम ऑफ SHM ऑफ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन किसका लेंगे? मासच्या पेंडुलमचा। इथं पेंडुलम कुठून आणला? श्रवण, I किसका लेना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। राम, चार्ज का नहीं, डायपोल का। हमें बोला जाएगा कि डायपोल जो है एक रॉड के ऊपर 2 एंड पे एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो रॉड का मतलब इन जनरल जो ml²/12 होता है, आठवतो का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो वो लेना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्या होती है? लाइन्स ऑफ फोर्स आर द कर्व्स टू विच टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अल्टरनेट डेफिनेशन, पाथ फॉलोड बाय प्रॉपर्टीज 1 2 3 4। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्या है? कैन पास थ्रू इंसुलेटर बट डू नॉट पास थ्रू। देन आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है फ्लक्स? मतलब टोटल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया डिनोटेड बाय फाई, गिवन बाय फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट यानी ईडीएस कॉस ऑफ थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द गिवन सरफेस एरिया, ठीक है। देन एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स सन ओवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट खुशी, होल्ट, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट बन गया होल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस का बनेगा कूलम। साक्षी, सुप्रिया, वेरी गुड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर होल्ट इनटू मीटर, सिट डाउन। उसके बाद में सेम फ्लक्स के लिए हमने अल्टरनेट डेफिनेशन देखी थी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। क्या था गॉस लॉ? फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, 1/ε इनटू टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। कंडीशन क्या है वहां पे, लिमिटेशन क्या है, चार्ज को एनक्लोज करने वाला सरफेस हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए अगर क्यूब के अंदर चार्ज प्लेस करेंगे टोटल फ्लक्स Q/ε, ईच कॉर्नर बोलेंगे 8ε, ईच एज बोलेंगे 12, फेस बोलेंगे। ये सारे कब एप्लीकेबल है, जब चार्ज अंदर है, लेकिन चार्ज अगर कॉर्नर पे रख दिया हमारे वाले क्यूब में से Q/8ε, चार्ज अगर फेस के ऊपर रख दिया हमारा क्यूब से Q/2ε, चार्ज को अगर एज पे रख दिया तो Q/4ε। ऐसे क्यों? क्योंकि उसके इनक्लोज करने के लिए हमें सराउंडिंग में और क्यूब्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, ठीक है। वही एप्लीकेशन है, सिलेंडर दिया जाएगा, एक एंड पे चार्ज प्लेस करेंगे तो दूसरा और एक सिलेंडर ड्रॉ करना पड़ेगा जो चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, ठीक है। मतलब सेम कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए हमें हर बार कोई ना कोई क्लोज सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक एनर्जी डेंसिटी वाली कंसेप्ट भी देखी थी। क्या होता है एनर्जी डेंसिटी? मतलब देखो, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी, किसी बॉडी को चार्ज करते टाइम हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। किस लिए? टू ट्रांसफर चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, एंड ये वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ कौन सी एनर्जी? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इन दिस स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी डिनोटेड बाय यू। क्या होता है फॉर्मूला? 12ε E², ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो कंसेप्ट हमने मैकेनिकल फोर्स की ली थी वो छोड़ दिया, भूल गए तो भी चलेगा, लेकिन एनर्जी डेंसिटी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। एंड जाते जाते फिर NEI एंड TNEI इनको इंट्रोड्यूस किया था, कहीं पे यूज नहीं करना है, लेकिन ऐसे कंसेप्ट हिस्ट्री में इंट्रोड्यूस हो चुकी है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के हर एक इंडिपेंडेंट नंबर कंसीडर किए बिना हम क्या करेंगे, उन्होंने जो पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया था उसको कंसीडर करेंगे। और रूल क्या था? Q कूलम चार्ज है तो ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन भी Q रहेंगे। इसलिए बाय डेफिनेशन जाएंगे तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ ε/E cos थीटा इंटू ds। एंड अगर गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जाएंगे तो TNEI इक्वल्स टू डायरेक्टली इक्वल टू Q होगा। मतलब फ्लक्स को इप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन मिलती है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। वही रिपीटेशन आगे हर एक टॉपिक में आने वाला है। जैसे हमने लास्ट 2 लेक्चर से शुरू किया है डिस्कशन अबाउट पोटेंशियल। क्या होता है पोटेंशियल? मतलब देखो, वर्ड टू वर्ड मिनिंग भी आपण म्हणतो ना याच्यामध्ये खूप जास्त पोटेंशियल आहे, हा करू शकतो। पोटेंशियल मतलब क्या है? उसमें स्टोर्ड एनर्जी है, मतलब वो कुछ वो टास्क दिया जाएगा, वर्क दिया जाएगा तो वो कर सकता है। जैसे तुमच्या बाबतीत पण आम्ही डिस्कस करत असताना पॅरेंट्स सोबत या गोष्टी सांगतो, किंवा कोई क्रिकेटर है ना, कोई प्लेयर है 2-3 मैच चांगला नहीं खेळला तरी पण काय सांगितलं त्याच्याबद्दल की नहीं उसमें पोटेंशियल है। पोटेंशियल है मतलब क्या है कि जब टाइम आएगा, रिक्वायरमेंट होगी तो वो यूटिलाइज करके वहाँ पे वर्क कर सकता है, ठीक है। उसके सिमिलर कंसेप्ट है, लेकिन ये पोटेंशियल हमें यहाँ पे पहले स्टोर करना पड़ता है, पहले से नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक पॉइंट होगा जहाँ पे हम दूसरा कोई भी चार्ज इन्फिनिटी से उठा के उस पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे। एंड उस पॉइंट के ऊपर लेके आते टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो हमारा फिजिक्स का पहला लेक्चर होता था हर बार, तो उसमें मैं 5 ही कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। एक पहले व्हाट इज फिजिक्स, क्या है फिजिक्स मतलब? फिजिक्स मतलब नेचर है। नेचर में क्या होता है, एटम्स होते हैं। एटम किससे बने हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एंड इनके पास क्या है, एक चार्ज है, दूसरा मास है। तो अब तक जो सिलेबस हमने पढ़ा है, देखो हर एक कंसेप्ट के पीछे एक तो चार्ज था, मतलब अभी इलेक्ट्रो से शुरू हुआ है। एंड 11th एनसीईआरटी में हर बार क्या कौन था, मास था, ठीक है। मतलब चार्ज एंड मास इनकी जो टेंडेंसी होती है, जैसे मास अगर रेस्ट में तो इट विल प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। वही मास अगर जब मोशन से रिलेटेड हम उसको डिस्कस करेंगे तो वहां पे उसकी इनर्शिया वाली टेंडेंसी हम डिस्कस करते हैं। वही के चार्ज क्या आएगी, जब ये चार्ज रेस्ट में रहेगा इट विल प्रोड्यूस
इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, एंड आगे नेक्स्ट टॉपिक में जब हम इस चार्ज को मोशन में सेट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो वही चार्ज अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. तो आपलं जे सराउंडिंग आहे, ज्या अर्थवर ज्या नेचरमध्ये आपण राहतो, मतलब हमारा पूरा जो नेचर है उसका हर एक इंटरेक्शन बस इसी दो टेंडेंसी की वजह से चलता है. मतलब मास एंड चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर एवरीथिंग, जन्मापासून मरेपर्यंत. ठीक है, जो कुछ भी होता है उसके पीछे कौन है, सिर्फ चार्ज एंड मास, ये दो ही बातें. ठीक है, एंड उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पार्ट में वहाँ पे बोलता था वर्क एंड एनर्जी का इंटर कन्वर्जन, जिसमें एनर्जी की डेफिनेशन सबको मालूम होती है. एनर्जी मतलब एबिलिटी और कॅपॅसिटी टू डू वर्क, एंड वर्क मतलब विचारलं की काय सांगता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क ऐसा नहीं होता है. वर्क मतलब क्या होता है, जैसे एनर्जी से रिलेटेड दो बातें आती है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड बट इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम, एंड एनर्जी की डेफिनेशन कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क. इसका मतलब जो हमारे यूनिवर्स में, जो हमारे नेचर में एनर्जी है वो कांस्टेंट है, उसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, उसको हम बस कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एंड ये कन्वर्ट होते टाइम इन बिटवीन जो कुछ भी होता है हम उसी को वर्क डन बोलते हैं. मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको अगर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने का हमारा जो वे है, कन्वर्ट करने का जो भी मैकेनिक्स है, कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, उसी को वर्क डन बोला जाता है. जैसे नॉर्मली ग्रेविटेशन में हमने इस तरह के एग्जांपल देखे कि क्लास में आना है ना, थर्ड फ्लोर सांगून 5वां फ्लोर है आपला. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड से क्लास रूम आने तक क्या करना पड़ता है, एटलीस्ट मला तरी है ना 2-3 स्टॉप घ्यावे लागतात. ठीक है, तुम्ही घेत असाल नाही, आई डोंट नो. इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं. इसलिए क्या होता है कि बॉडी में जो एनर्जी थी, स्टोर्ड केमिकल एनर्जी मसल एनर्जी के फॉर्म में, वो क्या होती है, यूटिलाइज होती है. मतलब वर्क हो रहा है किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट. तो वर्क करने के बाद ये सारा वर्क हमारे बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. कौन सी एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इसलिए देखो ऊपर आते टाइम जितना वर्क करना पड़ा था, नीचे जाते टाइम ऐसे होता ही नहीं. गप्पा मारत मारत कधी खाली पोहोचलो कळत पण नहीं आपल्याला. तो हमें नीचे कौन लेके गया, ग्रेविटी लेके गई, ऐसे हमें लगता है. लेकिन ग्रेविटी को लेके जाने के लिए जो एक्चुअल मैकेनिज्म हेल्प कर रहा था, प्रोसेस हो रही थी, उसमें हमारे बॉडी में स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल थी. मतलब नेचर के बस ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर ही हमारा पूरा नेचर चलता है. एंड नेचर कैसे चलता है उसको पढ़ना मतलब हमारे फिजिक्स को पढ़ना है. ठीक है, एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है. तो यहाँ पे भी वही हो रहा है. हम क्या कर रहे हैं कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को लेके आ रहे हैं. जैसे कि हमने ग्रेविटेशन में देखा, वर्क डन प्रोपोर्शनल टू मास आहे. मला स्टॉप घ्यावं लागतं कारण माझं मास तुमच्यापेक्षा डबल आहे, बरोबर आहे की नाही. तुम्हाला स्टॉप घ्यावे लागत नहीं कारण तुमचं मास नेग्लिजिबल है. मतलब वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मास. यानी कि W बनेगा प्रोपोर्शनल टू m, कांस्टेंट आएगा W इज इक्वल्स टू V इंटू एम. V को हमने बोला था कांस्टेंट है पर्टिकुलर फील्ड के लिए एट ए गिवन पॉइंट, और उसको हम पोटेंशियल बोल रहे हैं. ठीक है, एंड ग्रेविटी में अगर है तो वर्क डन पर यूनिट मास. वही केस अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोई भी चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर लेके आ रहे तो क्या होगा, अगेन वर्क डन करना पड़ेगा. जैसे ग्रेविटी का वर्क डन मास के ऊपर डिपेंड था, इलेक्ट्रो का वर्क डन चार्ज के ऊपर डिपेंड रहेगा. यानी वर्क बनेगा W बनेगा प्रोपोर्शनल टू Q, W बनेगा V इंटू Q, V बना W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. एंड इसको हमने क्या बोला था, पोटेंशियल बोला था. कंसेप्ट क्या है, कंडीशन क्या है, देखो जब हम ऊपर आ रहे थे ग्राउंड से, तब हम मतलब एक्सटर्नल एजेंट ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा था, इसलिए स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव थी. लेकिन जब हम ऊपर से लेके ग्राउंड पे चले गए, हमने कोई वर्क डन नहीं किया. खाली उतरताना कोणाला दम लागत नाही, घाम येत नाही, जीवावर येत नाही. येत असेल तर काहीतरी तुमचा सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम है, मेंटल काहीतरी तुमचा विचारांचा प्रॉब्लेम है. ठीक है ना, बॉडी में से कोई एनर्जी वहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो रही है. मतलब हम ऊपर आते टाइम एक्सटर्नली वर्क कर रहे हैं, इसलिए एनर्जी पॉजिटिव स्टोर होती है. लेकिन जब हम नीचे जा रहे तो वही एनर्जी स्टोर होने की बजाय यूटिलाइज होती है, कम होती है. मतलब स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव. तो जितना ऊपर आते टाइम पॉजिटिव एनर्जी स्टोर हुई थी, उतनी नीचे जाते टाइम नेगेटिव एनर्जी स्टोर हो गई. इसलिए जब आप ग्राउंड पे जाते हो तो एनर्जी कितनी बनती है, अगेन 0 बनती है. जो एक्स्ट्रा ग्राउंड के लेवल से mgh स्टोर हो गई थी वो अगेन क्या होती है, 0 बनती है. ठीक है, वही केस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने अप्लाई की थी कि अगर चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए वर्क डन कोई एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, स्टोर्ड एनर्जी, अरे
स्टोर्ड एनर्जी या फिर जो पोटेंशियल होगा या फिर जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन कर रही है उसको अगर कंसिडर करना है तो हमें निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन बन गई एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज डिनोटेड बाय V, गिवन बाय V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो ऐसा यूनिट बनेगा जूल पर कूलम को ही हम बोलते हैं एज ए होल्ट, एंड इसके डायमेंशंस बनेंगे L2m1 T-3I-1, ठीक है। उसके बाद में पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी बस स्टार मार्क करके याद रखना है। पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तो पोटेन्शियल, निगेटिव्ह चार्ज आहे तो, हे फक्त पोपट पोंची म्हणून करायचं नाही तर मग परत विचारायचं सर ते 2 इंच ॲडच का केलं, सर ते 2 ॲड केला आणि तो सबट्रॅक्ट का केला, सीधा है पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस लेना है, नेगेटिव चार्ज है तो। उसके बाद हमने सिमिलर कंसेप्ट देखी थी कि अगर वही पोटेंशियल का फॉर्मूला सिंप्लीफाइड फॉर्म में यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, उसको 1/4πε इंटू Q अपॉन R प्रूव भी किया था, है ना, इस फॉर्म में यूज़ करेंगे। एंड इंटेंसिटी का एंड पोटेंशियल का रिलेशन तो हम पहले से पढ़ रहे हैं, E इक्वल्स टू V/D था, तो V इक्वल्स टू क्या बनेगा, मतलब एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नए एप्लीकेशन डिराइव करने के लिए हमें यूज़ करना है V इक्वल्स टू E इंटू डी, बट डोक्यात घुसायला, कंसेप्ट कळायला हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q को। उसके बाद हमने देखा था कि अगर स्पेस में नंबर ऑफ चार्जेस इंटरैक्ट हो रहे हैं तो उस नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से गिवन पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। अब तक हम सेम प्रोसेस करते थे फोर्सेस के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। डिफरेंस क्या था, दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी थी, इसलिए उनको ऐड करते टाइम हमें वेक्टर सम करनी थी। वेक्टर सम के लिए एक लिमिटेशन है कि हम क्या करते हैं, दो क्वांटिटी के वेक्टर सम करके उसका रिजल्टेंट लेते हैं, और उसके लिए हमें फिर से दो फोर्सेस या फिर दो इंटेंसिटी उनके बिटवीन का एंगल फाइंड करना था, फिर जाके रूट ऑफ f1² प्लस f2² प्लस 2f1f2 कॉस ऑफ थीटा लेके रिजल्टेंट मिलता था। फिर ये दोनों का रिजल्टेंट आने वाला तीसरा फोर्स, इन दोनों का अगेन रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ता था। स्क्वायर में याद है ना, पहले f1 f2 का रिजल्टेंट निकालते थे, अलोंग डायगोनल एक्ट होता था, एंड उसके अलोंग कौन था, f3 था, दोनों की सेम डायरेक्शन थी, इसलिए हम फिर से r प्लस f3 करते थे। वैसे कोई भी प्रोसेस पोटेंशियल में करनी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड करेंगे। ऐड करते टाइम बस याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस करने के बाद अगेन हमने एप्लीकेशन का डिस्कशन शुरू किया था, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के देखे थे। हर बार वही कंसेप्ट है, वही मतलब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन था। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमने डाइपोल रखा था, डाइपोल की वजह से एनी पॉइंट पे इंटेंसिटी बोली थी। यहाँ पे भी डाइपोल था, डाइपोल की वजह से एनी पॉइंट पे पोटेंशियल बोला। कितना था पोटेंशियल, 1/4πε इंटू P cos थीटा अपॉन R का स्क्वायर। फॉर्मूला चेंज हो रहा है, ED था ना, R³ का R² हो गया क्योंकि R से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर अगेन पॉइंट अगर एक्सिस के ऊपर आ गया तो 1/4πε इंटू P अपॉन R², लेकिन इक्वेटर पे पॉइंट है तो थीटा 90 बनता है, cos 90 0 है तो पोटेंशियल अलॉन्ग इक्वेटर 0 रहेगा। यानी पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो अदर देन इक्वेटर रहेंगे। उसके बाद हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस करने के बाद चार्ज रॉड के एक्सिस के ऊपर इंटेंसिटी फाइंड की थी, k लैम्बडा यल अपॉन a इन ब्रैकेट a प्लस यल। वही प्रोसेस, वही डेरिवेशन की स्टेप अप्लाई की, बस फॉर्मूला क्या हो गया, वहाँ पे 1/r² था, यहाँ पे 1/r का इंटीग्रेशन आ गया, जिसकी वजह से लॉग इंट्रोड्यूस हो गया, और फॉर्मूला बना अगेन k लैम्बडा माइनस ऑफ k लैम्बडा लॉग टू द बेस e या फिर ln नेचुरल लॉग rb अपॉन ra, या फिर हम लैम्बडा को रिप्लेस करके kq अपॉन l माइनस ऑफ नेचुरल लॉग या फिर लॉग टू द बेस e ऑफ rb अपॉन ra, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या मिला हमें, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज रॉड, कहाँ पे, उसका एक्सिस। वही अगर पॉइंट नियर बाय होता तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वो 2k लैम्बडा अपॉन r वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एंड इंटीग्रेशन तो 1/r का फिर से log ऑफ r ही आएगा, मतलब माइनस ऑफ 2k लैम्बडा अपॉन r इंटू नेचुरल लॉग बोलो या फिर लॉग टू द बेस e बोलो rb अपॉन ra। वही अगर इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेन शीट देंगे तो सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन, ये इंटेंसिटी थी, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, या फिर लॉग की प्रोसेस से, मतलब इंटीग्रेशन की प्रोसेस से जाएंगे तो ब्रैकेट में RB माइनस RA आएगा, लेकिन RB माइनस RA को हम डायग्राम में पहले से D बोल दिए थे, इसलिए फॉर्मूला बनेगा सिग्मा इंटू D अपॉन 2 इंटू इप्सिलॉन, ठीक है। सेम इंटेंसिटी को हमने फाइंड किया था रिंग के एक्सिस के ऊपर, कितना था, KQX था,
यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन की प्रोसेस फॉलो करके सिर्फ के क्यू बनेगा एंड डिनोमिनेटर में पावर 3/2 की जगह पे 1/2 आएगी, मतलब के क्यू अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वही अगर डिस्क आ रही है तो वहां पे सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन इन ब्रैकेट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स आएगा। एंड वही अगर पॉइंट दिया जाता है कि डिस्क के थिन डिस्क उसके एज के ऊपर पॉइंट है सिग्मा आर अपॉन पाई इंटू इप्सिलॉन, ठीक है। तो इस तरह के वेरियस एप्लीकेशन रिलेटेड टू पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट हमने देखे थे। और क्या देखा था, एक आधा एप्लीकेशन रहा लगा, हाँ बाद में स्पीयर्स की केस आती है। स्पीयर में क्या है कि आउटसाइड पॉइंट है तो सॉरी पहले पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल पूछा है तो के क्यू अपॉन आर, पोटेंशियल डिफरेंस पूछेंगे तो के क्यू इन ब्रैकेट 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। उसके बाद में अगर स्पीयर दिया है, चार स्पीयर, वो अगर हॉलो है प्रथमेश कातार, और वो अगर हॉलो है आउटसाइड पॉइंट पे के क्यू अपॉन आर, सरफेस के ऊपर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, इनसाइड इंटेंसिटी जीरो होती है, पोटेंशियल जीरो, वो सेम होता है, यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, कितना जो सरफेस के ऊपर था, मतलब के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे तो आउटसाइड फिर से के क्यू अपॉन आर, सरफेस के ऊपर फिर से के क्यू अपॉन कैपिटल आर, इनसाइड लेके आएंगे तो शंतनु पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड सॉलिड स्फीयर, वेरी गुड, ठीक है। एंड वही अगर सेंटर पे चाहिए तो क्या होगा, आर डैश जीरो बनेगा, मतलब 3/2 के क्यू अपॉन आर। दोनों केसेस में ग्राफ में क्या वेरिएशंस आते हैं वो हमने देखा था। क्लियर है, सबका प्रिपेयर हो गया है, फिर ये कंफर्म, शंतनु ने, सनी, मयूर, कैमरा बंद कर बेटा। सनी स्टैंड अप। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड होलो स्फीयर, के क्यू अपॉन आर, होलो स्फीयर के इनसाइड, सीधा। चलो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सेम कंसेप्ट हम ग्रेविटेशन में भी देख चुके हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। याद है क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, वही केस था, ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी मास को लेके आते टाइम जितना वर्क डन कर रहा है वो वर्क डन क्या होता है, स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन दैट वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उस एनर्जी को बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अगर ग्रेविटी होती तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो एकदम सिंपल कंसेप्ट है। हम क्या करेंगे, स्पेस में कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे, एक पॉइंट होगा ए, दूसरा पॉइंट होगा बी। अब ये ए एंड बी दो पॉइंट हमने जिस स्पेस में कंसिडर किए वहाँ पे पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एंड ए एंड बी सिर्फ पॉइंट है, इनके ऊपर हमने कोई भी चार्ज प्लेस नहीं किया है। क्लियर। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट होगा, जनरली हम रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे लेते हैं, जिससे कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट जो है वो सिंपल हो जाए एंड फॉर्मूला जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ना बने, इसलिए हम रेफरेंस पॉइंट क्या लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं। हमें क्या करना है, इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज दिया है Q0, या फिर उसको Q1 लेते हैं, इसको उठा के हमें A इस पॉइंट के ऊपर लेके आना है। तो जब हम इस Q1 को इन्फिनिटी से A के ऊपर लेके आ रहे हैं तो इस प्रोसेस में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क पावर एनर्जी में हमने देखा था कि कोई कुली है रेलवे स्टेशन पे, हमारी बैग उठा के लेके आ रहा है, तो प्रैक्टिकली या फिर फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग उसने जो वर्क डन किया है वो कितना होता है, झिरो होता है, मतलब त्याला पैसे नहीं द्यायला पैसे, ठीक है। क्यों ऐसे, मतलब लेवल चेंज नहीं हो रही ना, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट हो रही है, वो परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पे वर्क डन जीरो होता है, वो भी एक केस थी। उसके बाद में जो जिस लेवल से जा रहा है, मतलब वहाँ पे एच में डिफरेंस अगर नहीं आ रहा है, mgh पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, मतलब वो वर्क डन नहीं कर रहा है,
यानी कि वर्क डन कंसीडर करने के लिए हमें हर बार कोई ना कोई फील्ड रिक्वायर्ड होती है एंड उस फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब मैं Q1 को इन्फिनिटी से A के ऊपर लेके आ रहा था, रास्ते में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, चार्ज Q1 इन्फिनिटी से A के ऊपर बिन विरोध आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, करना ही नहीं पड़ेगा, मतलब वर्क डन बना 0। क्लियर यहाँ तक। लेकिन जैसे हमने Q1 को A के ऊपर रख दिया, Q1 कौन है, चार्ज, मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। मतलब ये Q1 अब क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अभी हमने Q1 को रखने के बाद दूसरा चार्ज था इन्फिनिटी पे, दैट इज Q2, इसको उठाने के लिए हम चले गए। अब हमें Q2 को इन्फिनिटी से उठा के B के ऊपर लेके आना है। लेकिन जब तक हम इस पॉइंट के ऊपर नहीं आ रहे, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट है, तब तक हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ तक ये Q2 को लेके आएंगे, हमें इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, W इज इक्वल्स टू Q इंटू वी। वी नहीं, कितना होता है, देखो V इक्वल्स टू क्या था, W बाई Q। तो W क्या बनेगा, Q इंटू वी। एंड अगर A एंड B इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन R है, तो मुझे ये Q मतलब कौन सा चार्ज लेना पड़ेगा, Q1 या Q2। मी लिहिलं म्हणून Q1 म्हणू नका, Q2, क्योंकि जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं उस चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कंसीडर करना है, तो ये बनेगा Q2। अब V कौन सा लेना पड़ेगा, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, क्योंकि ये Q2 तो खुद का पोटेंशियल अपोज नहीं करेगा, उसका अपोज कौन कर रहा है, ये Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल। यानी कि Q1 का पोटेंशियल एट पॉइंट B ये हमें V1 लेना पड़ेगा, और ये V1 इक्वल्स टू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन R। बट Q कौन सा, Q1 वाला, बघितलाय का फॉर्मूला। तो V1 कितना बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 अपॉन R। यानी कि इस प्रोसेस में जो वर्क डन मिलेगा W2 कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 था इंटू Q2 अपॉन R। यानी कि दो चार्ज की सिस्टम बनाने के लिए हमने जो नेट वर्क डन किया वो कितना हो गया, W1 प्लस W2। अब W1 तो 0 था, यानी कि नेट वर्क डन कितना आ रहा है, 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R। एंड यही होता है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, अब इसको हमें डिफाइन करना है। पहले कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब क्या है, फॉर्मूले तो आ गए, बट फॉर्मूले डिराइव करते टाइम जो हमने प्रोसेस फॉलो की थी उसके अकॉर्डिंग हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। थिंक अपॉन इट, कमॉन फास्ट, आता हे यायला पाहिजे। काय होतं बघा, एग्जाममध्ये छोटे छोटे चेंजेस होतात। जैसे हमने फ्लक्स की बात पढ़ी थी और वहाँ पे हमने देखा था कि सिलेंडर के वन ऑफ इट्स एंड के ऊपर अगर हम चार्ज प्लेस करेंगे तो सिलेंडर में से पास होने वाला फ्लक्स कितना बना, Q अपॉन 2 इप्सिलॉन। जेई में क्वेश्चन आ गया कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है, हमने सिलेंडर बोला था, वहाँ पे आ गया सिलिंड्रिकल वेसल है, चार्ज इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ इट्स फेस, देन फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन सिलेंडर विल बी। काही लोक तिथं कन्फ्यूज झाले, सरांनी सिलेंडर सांगितलं होतं, इकडं सिलेंड्रिकल व्हेसल आली, तर हे कळायला पाहिजे, कळालं ना, कारण मी पहले सांगितलं कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन वो भी जेई में तो 101%, जो भी क्वेश्चन आएगा वो नहीं आएगा। इस टाइम जो है लकीली वर्कशीट के क्वेश्चन बहुत सारे आ गए, बट मैं पहले से स्टार्ट से बोल रहा हूँ आपको कि आने वाला क्वेश्चन जो है वो नया है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। कड़ा ना, यावेळी 13 15 क्वेश्चन सेम जो वर्कशीट में सॉल्व किए थे उसके सिमिलर थे, या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो एज इट इज थे। लेकिन हर बार ऐसे नहीं होगा, नीट में हो सकता है लेकिन जेई में नहीं, कळाल ना, कारण जेईचे पेपर काढणारे सगळे ईडी असतात। कळाल ना, काय होता है जेई का पैटर्न कैसे चेंज होता है, हर बार एक एक आईआईटी को मिलता है क्वेश्चन पेपर निकालने का जो सम्मान मान होता है वो, तो उनको क्या करना होता है, उनका ट्रेडमार्क सेट करना होता है की आम्ही 10 वर्षापूर्वी जो पेपर काढला होता असा पेपर परत कोणी काढलाच नाही, असं आमचं 10 वर्ष नाव राहिलं पाहिजे यासाठी ते काय करतात, भारी पेपर काढतात। कळालं ना, त्यामुळे जेई वालों के लिए तो वो पार्टी नहीं है, तुम्हाला तुमचं डोकं चालवावंच लागेल। हम बस यहाँ पे कंसेप्ट एंड कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए जो क्वेश्चन के टाइप्स है इनको देख रहे हैं, इसलिए जेई वालों को PYQ के भरोसे बैठना ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना, देखो PYQ कभी रिपीटेशन नहीं मिलेगा।
नीट में अलग केस है, नीट में जो है मोर देन 75 to 80% वी कैन प्रेडिक्ट। 45 में से अभी 50 हो गए, फिर भी हम 45 कंसिडर करते, 50 बोनस में एक्स्ट्रा मिलेंगे वो मिलेंगे। 45 में से 37 to 38 क्वेश्चंस विल बी देयर, एक तो मॉड्यूल नहीं तो वर्कशीट, इसमें आपने 101% उसके सिमिलर देखे होंगे, तेच असतील असं मी सांगत नाही, बट उसके सिमिलर देखे होंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद असं डोकं सांगेल की इमेज स्कॅन होते, कुठतरी मॅच होतंय, कहीं पे तो था ही, कळालं ना। लेकिन जे वालों के लिए वैसे कोई एश्योरिटी नहीं होती, इस साल का छोड़ दो, ये लकीली हो गया, लेकिन अगली बार आपके टाइम जो है ऐसा नहीं होगा, आने वाला क्वेश्चन नया रहेगा, हमें उसके लिए प्रिपेयर होना है। देखो अभी आपकी लेवल ये नहीं है कि कळत नहीं है, बेसिक गोष्टीत अडकून पडले, ये लेवल नहीं है, आपको समझ में आता है, क्वेश्चन सॉल्व भी होते हैं, लेकिन नया क्वेश्चन आने के बाद रुक जाते। जैसे देवेश मला PYQ घेऊन आला जेईचा विचारायला, एंड वहाँ पे क्या था रिलेशन, सर्कुलर कॉइल थी, और सर्कुलर कॉइल का कुछ तो 120 करे 120 डिग्री एंगुलर आर्क की लेंथ थी ऐसे AB, और बोला था इसके ऊपर अगर हमने चार्ज डिपॉजिट किया है Q, तो सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी होगी। सीधा सीधा हमारा रूल अप्लाई करेंगे तो 2k लैम्बडा अपॉन r इंटू साइन थीटा बाई 2 है, थीटा 120/2 मतलब साइन 60, साइन 60 मतलब √3/2, 2k लैम्बडा अपॉन r इंटू √3/2 मतलब 2 कैंसिल होके क्या बना, √3 टाइम्स ऑफ k लैम्बडा अपॉन r बना। लेकिन ऐसा ऑप्शन ही नहीं था। आता ऑप्शन मध्ये पहिल्यापासून मी सांगतोय की जर k दिसला k ठेवा, पाई दिसला तर k को रिप्लेस करना पड़ेगा ना 1/4 पाई इप्सिलॉन से, फिर ये बनेगा √3 इंटू 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू लैम्बडा अपॉन r, बट असं ही ऑप्शन दिसत नव्हतं। तो वहां पे जो है ऑप्शन में क्लियरली दिख रहा था कि लैम्बडा कहीं पे नहीं, लैम्बडा की जगह पे कौन लिया है, क्यू लिया है। मग आपल्याला अजून थोडं डोकं लावावं लागेल कि क्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्यू को क्यू से लैम्बडा इंटू एल से, समझ में आ रहा है ना। तो क्यू रिप्लेस, सॉरी ये लैम्बडा इक्वल्स टू क्यू बाई एल है, तो क्यू रिप्लेस होगा लैम्बडा इंटू एल से, तो लैम्बडा को रिप्लेस करके वहां पे क्यू तो लेके आएंगे, एल नहीं था, एल होगा भी नहीं सर्कुलर आर्क है, तो हमें आर्क लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। वही फॉर्मूला है, एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपन रेडियस है, तो आर्क लेंथ मतलब क्या होगा, एंगल इंटू रेडियस। एंगल कितना है 120, लेकिन एंगल हमें रिक्वायर्ड होता है रेडियन में जब रेडियस के साथ उसको यूज कर रहे हैं। तो हाउ टू कन्वर्ट एंगल डिग्री टू रेडियन, पाई बाय 180 इंटू ये बनेगा r, फिर ये 0 0 कट, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, मतलब ये 2 पाई r बाय 3, फिर यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाय करके कोई तो ऑप्शन मॅच करेगा। कळालं ना। तर हे या प्रोसेस आल्या पाहिजे, आता एवढं ब्रेनला स्ट्रेस द्यावाच लागणार है। इसलिए मैंने बोला है कि जो हम वर्क कर रहे हैं, जैसे कि पर टॉपिक वर्कशीट्स के थ्रू मोर देन 1000 क्वेश्चन, उसको छोड़ के मॉड्यूल में सॉल्व एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन को मिला के अराउंड 200 to 300 क्वेश्चन, उसको छोड़ के एक्सरसाइज 1 and 2 उसके 300 क्वेश्चन, ये 1500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमें बेसिक एंड मॉडरेट बस ब्रेन को आइडिया मिल रही है, कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं, इतना सफिशियंट नहीं है जेई वालों के लिए। नीट वालों के लिए मोर देन सफिशियंट है, एवढंच करा, प्रामाणिकपणे करा, बट जेई वालों के लिए इतना सफिशियंट नहीं है। जेई वालों के लिए ये स्टार्टिंग है, ये सब कुछ हो गया मतलब अभी हम कंपटीशन में आ गए, जेई मेंस क्रैक हो जाएगी और आगे का पार्ट हमें करना है, ठीक है। फिर उसके लिए मैंने बोला है की कोई भी एक रेफरन्स बुक लो, किती लोकांनी घेतले, काय करताय, काय रिपोर्ट मला 2-4 लोकांची मिळतात फक्त, सेंगेज का लो या फिर DC पांडे का लो, दोनों भी अच्छी बुक है, ठीक है। एडवांस के है ना, मतलब हर एक सेक्शन वाइज बुक की सीरीज अलग है, और वो सॉल्व करने का स्टार्ट करो। मी बऱ्याच वेळा तुम्हाला सांगितलं की आपण या इव्हिनिंगला इथं डिस्कस करू, बट मी प्लॅनिंग दिलं की मला फक्त देवेश आणि स्वप्नील दोघंच लोक दिसतात, हरी कधीमध्ये दिसतो, कळालं ना। त्यामुळं त्या गोष्टी आपल्या होत नाही, बट लवकरात लवकर आपल्याला ते करायचं आहे, राम, कळालं ना। बट उसके पहले ये कंडीशन है, सारी वर्कशीट एंड मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन ये होने चाहिए। अगर ये नहीं हो रहे एंड डायरेक्ट जंप करके आप बुक सॉल्व कर रहे तो उसका कोई यूज नहीं होगा, कळालं ना। कुठली गोष्ट स्टेप बाय स्टेप झाली पाहिजे तरच ती डायजेस्ट होते। लहान बाळाला जन्माला आल्यानंतर डाळ भातच खाऊ घालावं लागतं, कळालं। डायरेक्ट त्याला लेग पीस दिला, नॉनव्हेज दिलं, काय होईल, बाळ आलं तसं परत जाईल, ठीक आहे। तो वैसे नहीं चलेगा, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। बघा लक्षात घ्या, औरंगाबादमध्ये ना 14 to 18 पर्यंत खूप भयानक ट्रेंड होता, 2014 ते 2018 10th पास हो गए कि बस एडवांस 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 का सिनारियो दिखाते थे, समझ में आ रहा है ना। तर 14 ते 18 जे कोणी तुमचे सिटीमध्ये औरंगाबादमध्ये स्कूल झाली होती आणि त्यांनी क्लासेस जॉईन केले होते, त्यांचे हाल बघा, त्या ॲडव्हान्समुळे त्यांचा पूर्ण ॲडव्हान्स खेळ झाला, कळालं ना।
मतलब पहले 6 महीने जो है उनको एडवांस के सिवा कुछ बोलते ही नहीं थे। कोई मेंस बात की कि नहीं नहीं मेंस का कुछ नहीं, तू एडवांस की बात कर, सिर्फ एडवांस चलता है। एंड फिर एडवांस ऐसे 6 महीने 8 महीने हो गए, फिर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था, फिर वो अपना डिसीजन चेंज करके बोलता था कि नहीं पहले अभी मेंस करना है। फिर आगे 6 महीने में समझ में आता है कि एडवांस के नादामध्ये मेंस काहीच नहीं कळालं, फिर मेंस से उसका फोकस सीईटी पे आता था। एंड इंडिविजुअल में पहले सब लोग नहीं लगाते थे, इंडिविजुअल में लास्ट के 4 to 6 मंथ में आते थे, और इंडिविजुअल आने के बाद एक ही टार्गेट था, सर बोर्ड पास व्हायचं, हे बघून घेऊ नंतर, याचा काही विषय नाही, पहिले बोर्ड पास व्हायचे, कळालं ना। तब ये 17-18 मध्ये हे 3-4 वर्षामध्ये जे लॉस झाला त्यानंतर रिकव्हरी झाली, नंतर सगळे लाईनवर आले, मग कळालं की पहले एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो समझना पड़ेगा, बेसिक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब पहले जेई मेंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर ये परफेक्ट हो गया तो एडवांस के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, कळालं ना। हे बघा ॲडव्हान्ससाठी आपण वेगळं काहीच नाही करू शकत, ॲडव्हान्स वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका क्या है, ब्रेन मधले कसे न्यूरॉन फास्ट पढ़तात उसके ऊपर डिपेंड है। एडवांस के लिए कोई कॉन्सेप्ट अलग से नहीं पढ़ेंगे हम, है कॉन्सेप्ट वही है, बट क्वेश्चन को इस तरह से घुमाते, कुछ भी एक्सपेरिमेंट होता है, 1 ऑप्शन करेक्ट, 2 ऑप्शन करेक्ट, 3 ऑप्शन करेक्ट, 4 ऑप्शन करेक्ट, 5 के 5 करेक्ट, 5 के 5 इनकरेक्ट, समझ में आ रहा है ना। कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एडवांस के लिए कोई भी मतलब लिमिटेशन नहीं, कोई भी एग्जाम का फॉर्मेट नहीं। इसके लिए हमें मेन फोकस करना है कि मेंस के लिए जो क्राइटेरिया है वो हमें फुलफिल करना है, कळालं ना। तर पहले त्यावर फोकस करा, उसके लिए मैंने बोला है कि हमारी वर्कशीट्स एंड जो मॉड्यूल के सॉल्ड एग्जाम्पल्स है स्पेशली मेंस वालों के लिए बनाए। नीट वालों ने अगर वो प्रिपेयर किए तो उनकी पहले एम्स था, अलग एग्जाम लेता था, उसकी भी लेवल क्लियर होती थी, अभी एम्स के सीट्स भी नीट के थ्रू ही होने वाले हैं, तो मतलब लेवल में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपका जितना नीट का लेवल है उसके अहेड प्रिपेयर हो रहा है। देखो मॉड्यूल के सॉल्ड एग्जाम्पल एंड नीट का कोई भी PYQ ले लो, उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं, किसी भी PYQ में सॉल्ड एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। जो कंसेप्ट एप्लीकेशन है ना अनसॉल्व, उसकी लेवल मतलब ही नीट की लेवल है, सॉल्ड एग्जाम्पल्स मतलब मेंस की लेवल है। बट पहले एम्स होता था, इसलिए सॉल्ड एग्जाम्पल की लेवल थोड़ी सी बढ़ा के आपको इंट्रोड्यूस की थी, त्यामुळे जास्त अभ्यास केल्यामुळे नीटचं लोकांचं नुकसान नाही आहे, कळालं ना। काय होईल 120चं 140 होईल, त्यामध्ये फायदाच आपला। बट जे वालों के लिए याद रखना है, ये आपको मस्ट है सॉल्ड एग्जाम्पल, कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन तर आलेच पाहिजे, राहील लक्षामध्ये। चलो कम टू द पॉइंट, कुठून आलं होतं हे, हाँ थोडंसं डोकं वापरावं लागेल मला हे सांगायचं होतं। मतलब ऐसे कुछ तो नया एक्सपेरिमेंट किया जाता है, स्पेशली जेई में, नीट में ऐसे नहीं होता है। नीट मध्ये त्यांना माहिती आहे पोरं कंटाळलेत बायोचा रट्टा मारून मारून, ब्लड इज रेड करून करून, ठीक है, तो वो डायरेक्ट पूछते हैं कि 120 डिग्री है, सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी होगी, सेकंड या थर्ड, लास्ट कभी नहीं होगा, सेकंड या थर्ड में ये √3 टाइम्स ऑफ k λ/r दिख जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, असं काहीतरी होत असतं। चलो नेक्स्ट, नहीं नेक्स्ट कशाला लिहायचं राहिलं आपल्याला, डिफाइन करायचं आहे। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ती डायपोल मुवमेंट हो गई बेटा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, हे व्ही म्हणजे तुला डिस्टन्स वाटलं का, हे पोटेंशियल आहे। चार्जेसचा प्रोडक्ट आणि डिस्टन्स नीट बघ बरं कैसे डिफाइन करेंगे, चलो कॉमन फास्ट। अरे सुचत नहीं है का, सांगायला बरं वाटत नहीं, कुछ तो बोलो, रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा, मुझे देखना है बस आइडिया कहाँ तक आती है। जो हमने अभी एक्सप्लेन किया ना, मैंने फॉर्मूला डिराइव किया, अभी उसको वर्डिंग में डिफाइन करके लिखना है। बोलो बेटा क्या किया था हमने, वर्क डन किया था, किस लिए किया था वर्क डन, इन ब्रिंगिंग, पकड़ के लाने के लिए, किसको, चार्जेस को, कहाँ से, इन्फिनिटी से कहाँ तक, गिवन पॉइंट्स, समझ में आ रहा है। तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ वही स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। राइट डाउन, राइट इन डबल इंटेड कॉमा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू गिवन देअर प्लेसेस, व्हेरी गुड, वही रिक्वायर्ड आहे। आपल्याला काही नवीन इन्व्हेन्शन थोडी करायचे, जे केलं ते कळालं पाहिजे, कळालं ते सांगता आलं पाहिजे, ठीक आहे। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम infinity to their present location.
त्यामुळे जे प्रॅक्टिस सेशन आपण अटेंड करतो ते केअरफुली अटेंड करा. एक्झाममध्ये असा फ्लॅश पडतो पटपट, अरे हे सोडवलंय मी, कळालं ना. मग काही लोकांना जेव्हा कळतं की बाकीच्यांचं वर्कशीटमधले क्वेश्चन होते आणि त्यांना कळालं होतं ना, आपल्याला तसं वाटलंच नाही, मग नंतर तुम्हाला रिग्रेट करून काही उपयोग होत नाही त्याचा. त्यामुळे आता टाईम मॅनेज करा, ह्या सगळ्या गोष्टी करा. आयुष्यात ही वेळ परत येणार नाही, लक्षात घ्या. चला नेक्स्ट क्या लिखा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग सिस्टम ऑफ चार्जेस फ्रॉम infinity to their present location. Is called as electrostatic potential energy. Work done in bringing system of charges from infinity to their present location is called as electrostatic potential energy. अभी ये सब कुछ लिखना है तो लिखो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा तो भी चलेगा. डिनोटेड बाय U given by U equals to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R. हो गया लिख के. मला वाटतं एका टेस्टला चुकून पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन आया था, कोई तो आया था डाउट लेके, तो सॉल्व करो बेटा आज. फिर देवेश तू होता का? हो गया. अभी देखो ये दो चार्ज की सिस्टम हमने बनाई थी, इसके लिए वर्क डन रिक्वायर्ड था. अभी आगे अगर हमें बोला जाता है कि इसी स्पेस में और एक पॉइंट दिया है, जैसे कि ये ए था, ये बी था, अब तीसरा पॉइंट दिया है सी. अब पॉइंट सी का डिस्टेंस ए से अगर R1 है एंड बी से अगर R2 है, एंड ये सी के ऊपर मुझे और एक चार्ज इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पे प्लेस करना है, दैट इज Q3. तो अब कितना वर्क डन लगेगा, मतलब ये तीनों चार्ज की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. देखो पहले दो चार्ज की सिस्टम तो हम बना चुके, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है. अब ये जब मैं Q3 को लेके आ रहा हूं तो की कंडीशन क्या होगी. देखो पहले Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड थी Q2 को अपोज करने के लिए, लेकिन जब हम Q3 को लेके आ रहे हैं तो उसको अपोज करने के लिए Q1 के साथ साथ Q2 की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. मतलब कि हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो पहले वर्क डन होगा अगेंस्ट Q1. अब Q1 के अगेंस्ट वर्क डन कितना होगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q3 अपॉन R1. उसके साथ साथ जो Q2 है उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब Q3 को इन्फिनिटी से अगर लेके आना है तो ये Q2 के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा. अब ये वर्क डन कितना बनेगा, W4 कितना हो जाएगा फिर 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q2 Q3 अपॉन R2. एंड तीन चार्ज की सिस्टम अगर बनाई तो अब जाके नेट वर्क डन कितना मिलेगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4. W1 तो जीरो था, 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन सब में कॉमन है. अब ब्रैकेट में कौन होगा, Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q3 अपॉन R1, Q2 Q3 अपॉन R2. समझ लो, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है. अगर मैं तीन की जगह पे और एक चौथा चार्ज लेके आ रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी और एक पॉइंट दिया है D के ऊपर मैं Q4 लेके आ रहा हूं. अब Q4 का Q1 से डिस्टेंस है R3, ये B से डिस्टेंस है R4, C से डिस्टेंस है R5. तो फिर से रिपीटेशन क्या होगा, डिराइव नहीं करेंगे, बोलो बस ओरली. पहले वर्क डन होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय Q1, बाद में वर्क डन होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय Q2, और एक वर्क डन होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब फिर से ये W4 तक आ गए थे, आगे क्या मिलेगा W5. क्या होगा W5, 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q4 अपॉन R3. देन W6 होगा, कितना होगा W6, 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q2 Q4 अपॉन R4. और एक वर्क डन आएगा W7, कितना होगा 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q3 Q4 अपॉन R5. एंड अगेन इन सब की क्या करनी पड़ेगी, एडिशन करनी पड़ेगी. अगर इसके साथ मुझे और एक पॉइंट दिया जाता है और एक अगर चार्ज वहाँ पे लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन, Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन,
Q3 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन, Q4 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जितनी भी चार्जेस हम लेके आ रहे हैं सबकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगी एंड उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही कंसिडर करेंगे। कळतंय का? हे लिहायचं नाही, पहिले 2 चार्जच्या सिस्टमचं लिहिलं होतं ना, ठीक है, उतना ही सफिशिएंट है, बस ये समझने के लिए था। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है देखो कि हम कितने भी चार्जेस लेके आएंगे तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलने वाली है उसके लिए हमें ये रिलेशन यूज करना है, n इन ब्रैकेट n माइनस 1/2। जैसे मैंने पहले 2 चार्ज की सिस्टम बनाई थी, तो 2 चार्ज की सिस्टम जब मैं बना रहा हूं तो n इक्वल्स टू 2 है, 2 माइनस 1 एंड ये 2/2, मतलब पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ 1 मिलेगी। इसलिए देखो 2 चार्ज की सिस्टम में 1/4πε इंटू Q1 Q2/r इतना ही फॉर्मूला था। जब हम 3 चार्ज की सिस्टम बना रहे तो क्या होगा, 3 माइनस 1 2 2 2 कट होके पोटेंशियल एनर्जी 3 मिलेगी। इसलिए हमें पोटेंशियल एनर्जी जब भी कैलकुलेट कर रहे थे, देखो ब्रैकेट में ये Q1 Q2/r Q1 Q3/r1 Q2 Q3/r2, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की 3 पेयर मिली थी। अगर हम चार्जेस लेके आएंगे तो क्या होगा, फिर से 4 माइनस 1 3, 4/2 2, 3 इंटू 2 कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। जैसे अभी अभी हमने 4 चार्ज लेके आ गए, पहले 3 था, 4 5 6, इस तरह से कितनी पेयर्स होगी पोटेंशियल एनर्जी की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट सेम पॉइंट है, अब तक जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस की वहां पे पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of system of charges in an external electric field। in an external electric field मतलब पहले में एंड अब में क्या डिफरेंस है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं थी, इसलिए हम Q1 को लेके आ रहे थे, तब वर्क डन कितना था, 0 था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पहले से प्रेजेंट है एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें A एंड B ऐसे 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं और अब जाके बोला जा रहा है कि A के ऊपर जो है Q1 को लेके आओ, B के ऊपर जो है Q2 को लेके आओ। लेकिन पहले के जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से A का पोटेंशियल V1 है, B का पोटेंशियल V2 है एंड इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन सपोज R है। तो अब कंडीशन क्या होगी, देखो जब मैं A के ऊपर पहले Q1 को लेके आऊंगा, वर्क डन करना पड़ेगा, यस नो करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। कितना होगा वर्क डन, Q इंटू V, मतलब Q1 V1। लेकिन जब मैं Q1 को यहाँ पे प्लेस करने के बाद अगेन इंफिनिटी से Q2 को लेके आ रहा हूं, तब वर्क डन करना पड़ेगा। कितना होगा वर्क डन उस केस में, एक तो वर्क डन पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, मतलब Q2 V2 होगा, एज वेल एज जो चार्ज Q1 हमने प्लेस किया था ये भी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन कितना होगा, 1/4πε इंटू Q1 Q2/r। यानी 2 चार्ज की सिस्टम अगर हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बनानी है तो अब जाके नेट वर्क डन बनेगा Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4πε इंटू Q1 Q2/r हो गया। क्या डिफरेंस है दोनों में, समझ में आ रहा है क्या? देखो पहले ये जो केस हमने पढ़ी थी यहाँ पे पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं थी, इसलिए जब मैं इंफिनिटी से A के ऊपर Q1 को लेके आ गया, W1 0 था। यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसलिए Q1 को लेके आते टाइम वर्क डन करना पड़ा। कितना आ रहा है, Q1 V1। बाकी प्रोसेस तो सिमिलर है। कल इवनिंग में वर्कशीट ली थी, सब लोगों ने सॉल्व की।
नाही श्रवण, का बरं कंप्लीट नहीं झाली? ठीक है, चलो आज मैं आने वाला हूँ, आज कंप्लीट करेंगे, आज कन्फर्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, देखो जब हम Q2 को लेके आ रहे हैं तो जो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट का वर्क डन ही है। हाँ, 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R। हो गया। अब इससे रिलेटेड और एक कंसेप्ट आती है सेल्फ एनर्जी, जिसको हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था। सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी मतलब ग्रेविटेशन में हम डिफाइन करते थे एनर्जी और वर्क डन इन फॉर्मिंग द बॉडी। किसी भी बॉडी को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए जो भी वर्क डन लगा था वो उसके पोटेंशियल एनर्जी मतलब सेल्फ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। अब वही कंसेप्ट यहाँ पे होती है कि अगर हमने एक स्पेरिकल शेल है एंड इस स्पेरिकल शेल के ऊपर चार्ज को हमने डिपॉजिट किया, तो ये चार्जेस को ट्रांसफर करने के लिए जो भी वर्क डन लगता है वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इसकी सेल्फ एनर्जी। एंड ये सेल्फ एनर्जी बनती है KQ² अपॉन ट्वाइस ऑफ R। किसके लिए? होलो स्फीयर के लिए या फिर स्पेरिकल शेल के लिए। ग्रेविटेशन में भी सेम फॉर्मूला था, Gm² अपॉन R इंटू 1/2। वही अगर हमें बोला जाता है कि ये अगर सॉलिड स्फीयर है एंड सॉलिड स्फीयर के ऊपर अगर हम चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं तो इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट करने के लिए जो वर्क डन लगेगा ये इसके सेल्फ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा एंड ये बनेगा 3/5 टाइम्स ऑफ KQ² अपॉन R। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी कड़ा लगा? स्पेरिकल शेल एंड सॉलिड स्फीयर, मतलब इनके ऊपर अगर हमने चार्ज डिपॉजिट कर दिए तो इनकी सेल्फ एनर्जी कितनी हो गई? अगर स्पेरिकल शेल है तो KQ² अपॉन 2R। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे चार्जेस इस बॉडी के ऊपर डिपॉजिट करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ा एंड ये वर्क डन स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब कि अब जाके अगर मैं इस तरह से दो ये स्पेरिकल चार्ज स्फीयर है एंड इनको अगर स्पेस में प्लेस करूंगा, इन दोनों की बिटवीन अगर सेपरेशन हमें बोला जाता है कि सपोज R है, तो इनके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए क्या होगा? पहले इसकी सेल्फ एनर्जी लेनी पड़ेगी, कितनी है? 3/5 KQ² अपॉन R। अगेन इसकी लेनी पड़ेगी, कितनी बनेगी? 3/5 KQ² अपॉन R। अगर चार्जेस रेडियस डिफरेंट है तो Q1 R1 लिखना पड़ेगा, Q2 R2 लिखना पड़ेगा। अगर सेम है तो एज इट इज हम उनको ऐड कर सकते हैं। प्लस क्या लिखना पड़ेगा? KQ² अपॉन R। एक्सलेंट, वेरी गुड, क्योंकि दो चार्ज की सिस्टम बना दी हमने, मतलब ये 1/4πε, या फिर इसको डायरेक्टली K बोलेंगे तो भी चलेगा। क्या बनेगा ये? K इंटू Q² अपॉन R, क्योंकि R उनके बिटवीन का सेपरेशन है, स्मॉल। तो इस तरह से ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। 3/5 कसं आला? तर त्याला पूर्ण चार्ज डिपॉझिट करताना किती वर्क डन होतं? छोटंसं वर्क डन घेऊन आपण त्याला इंटिग्रेट करतो, बट ती प्रोसेस आपल्याला नाही आहे ॲप्लिकेशनमध्ये कुठंच. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, देन सेल्फ एनर्जी फॉर स्पेरिकल शेल एंड सॉलिड स्फीयर। फिर आगे आपको इसी तरह का कॉम्बिनेशन देंगे, जैसे मैंने दोनों को प्लेस किया है, यहाँ पे और दो हो सकती है, एक हॉलो हो सकती है, तो हमें सेल्फ एनर्जी प्लस उनके इंटरेक्शन की जो भी एनर्जी होगी उसको ऐड करना पड़ेगा।
चलो हो गया। श्रवण केले नाही का आले नाही क्वेश्चंस? पुढच्या म्हणजे सनी शेर दी हॉलो स्फियर, सॉलिड स्फियर, हॉलो आणि सॉलिड चलो नेक्स्ट पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब इक्वी मतलब इक्वल, सेम, क्या सेम? पोटेंशियल सेम। ऐसा सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल सेम है उसको बोला जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। राइट डाउन, द सरफेस at which potential is same the surface at which potential is same at every point, the surface at which potential is same at every point is called as equipotential surface। यानी कि देखो फॉर एग्जांपल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या फॉर्मूला है? 1/4πε इंटू क्यू अपॉन आर। इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने एक चार्ज Q यहाँ पे प्लेस किया एंड इसके सराउंडिंग में एक स्पेरिकल सरफेस ड्रॉ किया है। अब अगर ये स्पेरिकल सरफेस है, इसका मतलब पॉइंट A का चार्ज से डिस्टेंस कितना है, पॉइंट B का चार्ज से डिस्टेंस कितना है, पॉइंट C का चार्ज से डिस्टेंस कितना है, अगेन पॉइंट डी का चार्ज से डिस्टेंस कितना है, मतलब एवरी पॉइंट इज सिचुएटेड एट इक्वी डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा? यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एट पॉइंट डी कैसा है? सेम है। तो इस सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। या फिर अगर सेम पॉइंट चार्ज की जगह पे हमें लीनियर चार्ज दिया है, इस तरह का एक लीनियर चार्ज है और ये लीनियर चार्ज की वजह से हमें एक पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है, तीसरा पॉइंट दिया है, 4 पॉइंट दिया है। चारों पॉइंट का डिस्टेंस कैसा है? अभी सेम है, डिफरेंट है? सेम है। इसका मतलब अगेन पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट डी कैसा होगा? यानी कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी परपेंडिकुलर टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करूंगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब? अब इससे रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है आपको। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया है और मुझे बोला है कि ए के ऊपर पहले चार्ज था Q0 और हमें उसको ए से उठा के ये पॉइंट बी के ऊपर लेके आना है। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन क्या होता है? Q इंटू वी। अब वर्क डन ले रहे हैं Q इंटू वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा बिटवीन ए एंड बी, मतलब क्या बनेगा? Q इन ब्रैकेट वी ए माइनस, बट वी एंड वी बी आर इक्वल है तो वी ए माइनस वी बी 0, यानी कि वर्क डन कितना होगा? यानी कि स्टार मार्क करके लिखो, नो वर्क और 0 वर्क इज रिक्वायर्ड, 0 वर्क इज रिक्वायर्ड in displacing, 0 work is required in displacing a charge from one point to another point, from one point to another point on equipotential surface। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज लेके जाने के लिए कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है। कितना होता है वर्क डन? 0 होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट विथ स्टार मार्क, यहां पे देखो या फिर यहां पे देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिस्टेंस चार्ज से कैसा है?
सेम है, स्टार मार्क करके नेक्स्ट पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर सिचुएटेड equipotential surfaces are situated at equidistance from the charge which produces electric field. जिस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की थी वहां से वो इक्विडिस्टेंस है. एंड थर्ड पॉइंट, और एक पॉइंट है, कौन एक्सप्लेन करेगा क्या होगा वो? देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई. यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो ये सारी लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अगेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ही रिप्रेजेंट कर रही है. तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? और एक पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कि नेगेटिव चार्ज लिखा तो टूवर्ड्स भी जाएगा ना, पैरेलल. अरे ते तर लाइन्स ऑफ फोर्स मध्ये झालं. इथं पाहिजे आपल्याला इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. सनोवर पैरेलल कहाँ पे दिखा था आपको? नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर है. हमें विथ रिस्पेक्ट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस चाहिए था. क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस को कंपल्सरी नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये तीन ही पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट related to equipotential surfaces. Now write down next reading. Electron volt. Electron volt. Electron volt माहिती है का? अरे टाइम हो गया, लेक्चर है. ठीक है, चलिए कल कंटिन्यू करेंगे. देखो, कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 तक के सॉल्व एग्जाम्पल अटेम्प्ट करके आओ. पहले से बाकी है, कल के लेक्चर में सॉल्व एग्जाम्पल के डाउट, कंसेप्ट एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे. मंडे टेस्ट विल बी देयर एंड टेस्ट में इलेक्ट्रोस्टार्ट से पोटेंशियल तक सब कुछ रहेगा. बस पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन के नंबर थोड़े ज़्यादा रहेंगे. एंड आज इवनिंग 4 to 5 हम कल के वर्कशीट के उससे पहले भी लास्ट 10 to 15 बाकी है वो डाउट्स, एंड कल के 100 डाउट्स हम डिस्कस करेंगे क्लास में. ये होने के बाद अगर टाइम बचा तो मैं थर्ड वर्कशीट दूंगा. ठीक है, चलो.